अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने इस चैनल के अंदर जो फिजिक्स और बायो के लेक्चर भी आप लोगों के पास स्टार्ट हो चुके हैं। फिजिक्स का तो पहले से ही स्टार्ट थे, ठीक है। आज हाजिर हुए हैं हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ, ठीक है। तो केमिस्ट्री के भी आज से आप लोगों को लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर इस आप लोगों के पास चैनल के अंदर आप लोगों के पास ये समझ लो कि कंप्लीट साइंस आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। तो मतलब फिजिक्स बायो केमिस्ट्री तीनों लेक्चर आप लोगों को इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री को आप लोग पहले से ही मुश्किल समझते आए हो कि क्योंकि जो केमिस्ट्री है ना, तो उसके अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन होने की वजह से लोग इससे बोर हो जाते हैं कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन याद रखो, ये एक पजल की तरह होती है, ठीक है। केमिस्ट्री एक पजल की तरह होती है, जैसे ही समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इतना आसान लगता है, इतना मजा आता है उसको सॉल्व करने में। क्योंकि आप लोगों को पता है पजल उस टाइम तक हमें मुश्किल लगता है जब तक हमें समझ नहीं आ रहा होता। जैसे ही समझ आना शुरू होता है तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यही आप लोग समझ लो कि केमिस्ट्री को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि जैसे आप लोग इसको इतनी आसानी से समझ जाओगे कि आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो ये समझ लो कि आप लोग अब इसको बोरियत से निकाल दो कि भाई अब बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों के एग्जाम के साथ साथ आप लोगों की डेली लाइफ में भी काफी कुछ हेल्प करने वाला है, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में भी बनने वाला है। आप लोग ये भी समझ जाओगे कि हम लोग डेली लाइफ में कहां कहां ये चीजें रोजाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे सामने चीजें होती हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करने की देर होती है कि इसके अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये समझ लो कि जो केमिस्ट्री है असल में ना, वो जस्ट लाइक अ मैजिक है विद लॉजिक, ठीक है। याद रखना, मैंने क्या कहा, केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ मैजिक बट विद लॉजिक। तो लॉजिक के साथ साथ ये मैजिक होता है, ठीक है। आप लोगों ने मैजिक देखे होंगे कि भाई आग की सफाई करवा रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होता। लेकिन असल में आप लोगों के पास जो केमिस्ट्री है ना, वो भी एक मैजिक की तरह होती है। यहाँ पे देखो रंग का बदलना, आप लोगों ने देखा होगा कि रिएक्शंस करवाते हो रंग कैसे बदल जाता है, फ्लेम का कलर कैसे चेंज हो जाता है। तो रिएक्शंस में आप लोगों के पास एक चीज एक दूसरे से मिलती है तो एकदम से नया प्रोडक्ट उससे ज्यादा या वैसा एक न्यू प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, ये एक मैजिक होता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक छुपी होती है। हम लोग वो लॉजिक ही समझेंगे, उस लॉजिक को समझने के बाद ही हमें ये आसान लगने लगेगा और मजा आने लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब रोजाना के रोजाना ये लेक्चर नोट करने हैं और साथ में आप लोगों को नोट्स भी मिलते रहेंगे, ठीक है। नोट्स की फिक्र नहीं करनी। और लास्ट में मैं आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी बता दूंगा, आप लोग बेशक ना फॉलो करो, ठीक है। लेकिन वहां पे पर्सनल में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू चैप्टर, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लो, वहां भेज दो, आप लोग मुझे बता दो कि ये मसला है, तो आप लोगों को वहां पे समझा दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोग वहां सीख सकते हो। आप लोगों को कोई असेसमेंट का मसला है, असेसमेंट सॉल्व नहीं हो रही, हम सॉल्व करवाएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, हम सॉल्व करवाएंगे। पास पेपर उठाओ, देखो कौन सा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, हम खुद भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई रह भी जाता है, आप लोगों को पता हो कि वो हमें नहीं आ रहा, ठीक है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो आप लोग हमारी तरफ भेजो, ठीक है। तो जब आप लोग हमारी तरफ भेजोगे तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को गाइड करेंगे। सब कुछ आप लोगों के लिए आसान होने वाला है, बस लास्ट तक रुके रहे। लास्ट में आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी बता दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किया। अब आप लोग बोलोगे पहले 2-3 चैप्टर हमने क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे हैं हमारे साथ एकेडमी में, उनके भी पेपर्स होने वाले हैं फेडरल बोर्ड के, तो यही चैप्टर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो वो चैप्टर्स उन्होंने पढ़ लिए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 4 से स्टार्ट ले रहे हैं आगे, फिर हम लोग चैप्टर 1 2 3 की तरफ भी आएंगे। फिक्र नहीं करनी, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, नोट करना है और लास्ट तक रुके रहना है, क्योंकि हम लोग क्या करवाएंगे इसके अंदर, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करवाएंगे, एमसीक्यूज भी करवाएंगे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, एसिड बेस केमिस्ट्री। अब ये चैप्टर शुरू से जब स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसमें एसिड उसकी रिएक्शंस वगैरह करवाए जा रहे हैं कि एसिड से बेस सॉल्ट कैसे बनते हैं, ये चीजें समझाई जा रही हैं। लेकिन वो आप लोगों ने 11वीं वगैरह में पढ़ा है, और वो मैं अगर पढ़ा भी देता, लेकिन वो आप लोगों का एक्सक्लूडेड टॉपिक है, फॉर्मेटिव टॉपिक है। फॉर्मेटिव टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने साथ साथ एनएमडीकेट की तैयारी भी करनी होती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री की तरफ। तो एसिड पहले समझेंगे, फिर बेस, कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे, फिर टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो एसिड एक लफ्ज है, एसिडियस से निकला है, जिसका मतलब होता है सोर टेस्ट, ठीक है, जिसका सोर टेस्ट होता है। तो बेसिकली हम लोग जो सीखने वाले हैं वो इसका पीएच लेवल हमेशा 7 से कम होता है। जिसका पीएच लेवल 7 से कम हो वो एसिड होगा, ठीक है। और एक जरूरी बात, ये हमेशा H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है, ये हमेशा H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है, एसिड वो कहलाता है। अब बेस क्या होती है, बेस का बिटर टेस्ट होता है, ठीक है,
तो बिटर टेस्ट होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसका जो पीएच लेवल है वो ग्रेटर देन 7 होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। और ये आप लोगों के पास OH नेगेटिव आयन देती है। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये बाद में गलत साबित हुई है, लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन होती है कि जो हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड होता है, जो OH नेगेटिव आयन दे वो आप लोगों के पास बेस होती है। अब अल्कली क्या होती है, एसिड बेस का तो आप लोगों को पता चल गया कि 7 से ज्यादा वाला बेस होता है, 7 से कम वाला एसिड होता है। लेकिन जो दरमियान में टर्म आ जाती है 7, वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, उस पे दोनों चीजें एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ना ही उसका पीएच मतलब ना ही वो एसिडिक सोल्यूशन होता है, ना वो अल्कलाइन या बेसिक सोल्यूशन की तरफ जाता है। वो न्यूट्रल होता है जिसका कोई पीएच ये समझ लो कि हमें अफेक्ट नहीं कर रहा होता, वो न्यूट्रल पोजीशन जैसा पानी का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कली नया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अल्कली क्या चीज होती है, क्योंकि आप लोगों का जो पहला रिएक्शन था वो अल्कली के साथ करवाया गया, बेस का नाम नहीं लिया गया। तो आप लोग ये कंफ्यूज हो जाओ कि भाई बेस का नाम हमने पढ़ा है कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट्स बनते हैं, तो ये अल्कली क्या चीज होती है, तो अल्कली भी एक बेस होती है। ठीक है, लेकिन ऐसी बेस जो कि पानी के अंदर डिजोल्व हो सके। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस जो होती है आप लोगों के पास अल्कली कहलाती है। ऐसी बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सके वो अल्कली है। ठीक है, और याद रखना अब ये बोलोगे कि क्या सारी की सारी बेस अल्कली होती हैं, कि वो सारी की सारी पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती है? नहीं। ठीक है, याद रखना सारी की सारी बेसेस अल्कली नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी बेसिस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती। हम उन्हीं बेसिस को अल्कली बोलते हैं जो कि सिर्फ पानी के अंदर डिसॉल्व हो सके और अपने आयंस में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, डिसोसिएट हो सके। तो यही बोला जाता है कि अब एक टर्म में इस्तेमाल करने वाला हूं, वो गौर से सुनिए। सारी की सारी बेसिस अल्कली नहीं होती, लेकिन सारी अल्कली बेस होती है। ठीक है, सारी बेसिस अल्कली नहीं होती, लेकिन सारी अल्कली बेस होती हैं। ठीक है, अल्कली असल में बेस ही होती है। ठीक है, जिस तरह NaOH, ये इस तरह का KOH, ये आप लोगों के पास ऐसी बेसिस होती हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रही होती हैं। अब जो टॉपिक है, असल टॉपिक ये आप लोगों का जहां से स्टार्ट हो रहा है, पीएच टाइट्रेशन कर्व। पीएच टाइट्रेशन कर्व से पहले आप लोगों ने 11th के अंदर पढ़ा था टाइट्रेशन के बारे में। कर्व तो अभी बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि वो नहीं था आप लोगों के पास कि ग्राफ कैसे बनता है, वो सिखा दूंगा, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक टर्म है कि टाइट्रेशन होती क्या है। तो टाइट्रेशन को समझते हैं पहले, बेसिक बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूं कि टाइट्रेशन को बिल्कुल मैं आसान लफ्जों में समझाने वाला हूं। टाइट्रेशन वो होती है जिसमें आप लोग अननोन कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन फाइंड करते हो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब जो कि फाइंड किया जाता है। अननोन कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन की अननोन कंसंट्रेशन फाइंड की जाती है किसकी मदद से? नॉन कंसंट्रेशन की वजह से। जिस ठीक है, एक हमारे पास इसमें दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक एसिड होता है, एक बेस होता है। ठीक है, इसमें से किसी एक का हमें कंसंट्रेशन नहीं पता होती, एक की कंसंट्रेशन हमें पता होती है। जिसकी पता होती है उससे हम लोग मालूम करते हैं उसकी कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या कहा कि अननोन कंसंट्रेशन फाइंड की जाती है ऐसी कंसंट्रेशन से जो कि हमें कंसंट्रेशन पता है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे दो सॉल्यूशंस इस्तेमाल हो रहे हैं, एक वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, एक वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। तो जिसकी पता है उससे हम लोग मालूम करते हैं उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होती। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, तो इसको बेसिक टर्म्स के मैं यहां पे समझाता हूं कि बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं इसको समझने के लिए। तो इसमें पहली बेसिक टर्म होती है टाइट्रेंट और दूसरा होता है एनालाइट। ठीक है, अब आ जाते हैं टॉपिक्स की तरफ। टाइट्रेंट और एनालाइट क्या होता है? टाइट्रेंट वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, नॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, और इसको हमेशा, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है उसको हमेशा रखा जाता है बुलेट के अंदर। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है उसको रखा जाता है बुलेट के अंदर। ठीक है, बुलेट क्या होती है? बुलेट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर मेजरमेंट हुई हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक लॉक होता है, इसके अंदर लिक्विड को डाला जाता है। जब लिक्विड को इसके अंदर कोई भी सोल्यूशन हो वो इसके अंदर डालते हैं तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्तलिफ पर्पस के लिए, बताऊंगा कैसे इस्तेमाल होता है। ये एक बुलेट होती है जिसके अंदर लिक्विड को, जैसा सिरिंज होता है ना,
इंजेक्शन के लिए, उसके अंदर लिक्विड भरा जाता है फिर लगाया जाए। इसके अंदर बुलेट भी उसी तरह की होती है लेकिन थोड़ी लॉन्ग होती है, और इसके अंदर हम लोग कोई भी एसिड या बेस कोई भी चीज लिक्विड भरते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं कि हमें जितना चाहिए होता है उतना हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मेजरमेंट हुई हुई होती है, हमें पता होता है कि इसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन हमने डाली है। ठीक है, एनालाइट क्या होता है? एनालाइट वो होता है जिसकी अननोन कंसंट्रेशन होती है, जिसकी अननोन कंसंट्रेशन होती है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होती, इसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, इसको रखा जाता है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है, इसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रखा जाता है। कॉनिकल फ्लास्क इस तरीके का होता है, ठीक है, जो आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, इस तरीके का कॉनिकल फ्लास्क होता है, और इसके अंदर हम लोग वो सोल्यूशन डालते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, और इसकी कंसंट्रेशन हम लोगों ने मालूम करनी होती है। ठीक है, समझ आ गई है कि टाइट्रेंट किसको बोला जाता है, एनालाइट किसको बोला जाता है। अब आ जाते हैं नीचे इक्विवेलेंस पॉइंट की तरफ। तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे मोल ऑफ एसिड या कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ बेस के बराबर हो जाए। ये वो पॉइंट होता है जब एसिड और बेस की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जिस पे एसिड और बेस की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। तो ठीक है, तो ये अब और चीजें याद रखनी है। इसके बाद इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आप लोगों के पास साल्ट्स बनना यानी प्रोडक्ट बनना बंद हो जाते हैं। शुरू में हम लोगों के पास कोई चीज मौजूद है, एसिड है समझ लो, उसके अंदर बेस डालोगे तो वो बेस और एसिड की रिएक्ट करने की वजह से आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, यानी जैसे ही दोनों की कंसंट्रेशन आपस में बराबर होगी, तो वो होगा इक्विवेलेंस पॉइंट। उस टाइम तक आप लोगों के पास कंसंट्रेशन बनेगी, उस टाइम तक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा उसके बाद आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो होता है आप लोगों के पास इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यहां तक आप लोगों ने याद रखना है, वो पॉइंट जिसके ऊपर प्रोडक्ट बनना, जिसके बाद प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है, कि वहां तक जो नॉन कंसंट्रेशन होती है मुकम्मल हो जाती है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट उस टाइम पे आता है जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है सोल्यूशन की। ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 2 ml है, ठीक है, तो मतलब उसका इक्विवेलेंस पॉइंट भी 20 ml पे आने वाला है। तो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट भी इसी जगह पे आने वाला है, क्योंकि जैसे ही कंसंट्रेशन बराबर होती है तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर सोल्यूशन की 20 ml है तो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट भी 20 ml पे आने वाला है। ठीक है, समझ आ गई, वो पॉइंट होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। समझ आ गई कि टाइट्रेंट, एनालाइट और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होते हैं। अब इनका इस्तेमाल आगे करेंगे। केस नंबर 1 की तरफ आते हैं। केस नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो यहां पे बोला गया है हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करवाना है स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, और बताना है कि उसका कर्व कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली हैं। सबसे पहले टाइट्रेंट, ठीक है, दूसरा आप लोगों ने ले लिया एनालाइट। ठीक है, टाइट्रेंट क्या होता है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो पहले तकरीबन लिखा जाता है वो आप लोग बोलते हैं उसकी मालूम की जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन टाइट्रेंट में हमेशा बेस आएगी इस टॉपिक में। ठीक है, क्या आ जाएगी, बेस आएगी। कौन सी बेस होगी, स्ट्रॉन्ग बेस। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। ठीक है, तो टाइट्रेंट हमारे पास आ गई एक स्ट्रॉन्ग बेस। एनालाइट जो कि हम लोग, ये हमें कंसंट्रेशन इसकी नोन है, ठीक है, पता है, क्योंकि हम लोग इसको लेंगे बिरेट के अंदर, तो हमें पता है कि हम लोगों ने कितनी लेनी है, 25 ml 20 ml, जितनी आप लोगों का दिल करे अपने हिसाब से ले लो। ठीक है, एनालाइट, इसकी कंसंट्रेशन हमें अननोन होती है। ठीक है, इसकी जब कंसंट्रेशन हमें अननोन है, तो ये हम लोग एसिड का मालूम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो यहाँ पे आ जाएगा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया HCl। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों के पास एनालाइट। अब इसके बाद करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा, अब खुद एक बात सोचना कि अगर हमारे पास दो फाइटर्स हैं, ठीक है, शेरों के फाइटर्स हैं, ठीक है, ऐसे फाइटर्स हैं जिनकी एनर्जी लेवल्स आपस में बराबर हैं, ठीक है, उनको हमने रिंग में उतार लिया, वो आपस में लड़ते हैं लड़ते हैं लड़ते हैं, मैच कौन जीतेगा, मैच कौन जीतेगा, आप खुद बताओ भाई। मैच ड्रॉ होना है, जीतेगा कोई नहीं। हमने पहले कहा दोनों का सब कुछ बराबर है, उनकी आप लोग हेल्थ देख लो, उनकी एनर्जीज देख लो, उनकी फाइटिंग स्किल्स देख लो, सब कुछ बराबर है, तो उनका मैच ड्रॉ होगा, कोई भी जीतेगा
नहीं, लेकिन वो आपस में रिएक्शन तो फाइट तो जरूर करेंगे ना। तो यहाँ पे भी ये होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से फाइट कर रहा है, तो ये दोनों की फाइट हो रही है, तो पीएच लेवल कितना होना चाहिए दोनों के दरमियान? न्यूट्रल, यानी के 7, क्योंकि ना ही वो एसिड की साइड जाएगा ना ही वो बेस की साइड। तो याद रखना इक्वलेंस पॉइंट हमेशा उसकी साइड जाता है जो कि स्ट्रांग होता है। इक्वलेंस पॉइंट ये समझ लो कि एक जीत है, ठीक है, विनिंग पॉइंट है, तो विनिंग पॉइंट हमेशा उसकी तरफ जाएगा जो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रांग है, तो विनिंग पॉइंट किसी की तरफ नहीं जा रहा, दरमियान में रहेगा न्यूट्रल। तो पी इसका आप लोग बोल दो कि इक्वलेंस पॉइंट क्या होने वाला है 7। लेकिन कैसे पता चलेगा? रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन हम लोग पहले करवा देते हैं। HCl का NaOH के साथ रिएक्शन जब करवाएंगे तो आप लोगों के पास बनेगा NaCl साल्ट प्लस साथ में वाटर। तो यहाँ पे साल्ट और वाटर बन रहे हैं, कैसे बने हैं? H और Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो ये याद रखना कि H दो ICl दो हिस्सों में टूटा है, NaOH भी दो हिस्सों में टूटा है, तो क्रॉस वाले एक दूसरे के साथ जाएंगे, ये वाला इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ये वाला इसके साथ जाएगा, ठीक है। ब्लैक वाले आपस में मिलकर NaCl और दूसरे आपस में मिलकर H2O, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की। अब ये चीज याद रखनी है कि रिएक्शन प्रोसेस होगा कैसे। अब प्रोसेस की तरफ आते हैं। आप लोग सबसे पहले करवाओगे ऐड बेस इनटू द सॉल्यूशन या इनटू द एसिड। तो एसिड के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले बेस ऐड करवानी है। तो मैंने क्या करवा, जो टाइटेंट था वो आप लोगों के पास किसके अंदर मौजूद है? ब्रेड के अंदर। और जो एनालाइट था वो आप लोगों के पास किसके अंदर मौजूद है? कोनिकल फ्लास्क के अंदर। तो ऐड करवाने का तरीका देखना, ठीक है। मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, इजी समझ आएगी। ये आप लोगों ने ले ली एक कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने डाल दिया एसिड, क्योंकि कोनिकल फ्लास्क के अंदर एसिड होगा, ऊपर एनालाइट देख लें, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एसिड, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि कोनिकल फ्लास्क के अंदर वो लिया जाता है जिसको हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है। तो कोनिकल फ्लास्क हमने ले लिया जिसके अंदर हम लोगों ने डाला हुआ है एसिड, क्योंकि हम लोगों ने एनालाइट यानी मालूम करना है, तो यानी एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, उसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने ले ली ब्रेड, ठीक है। ब्रेड का क्या काम होता है? ब्रेड के ऊपर हम लोगों को अननोन कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि ब्रेड के अंदर जो हमने सॉल्यूशन डाला है जो कि बेस थी, तो बेस की हमें कंसंट्रेशन पता है, क्योंकि हम लोगों को इसमें पता है कि इसके ऊपर मेजरमेंट हुई हुई होती है। हमने अपनी मेजरमेंट के मुताबिक 20 ml 25 ml जितनी मेजरमेंट हम लोगों ने की, उस हिसाब से आप लोगों ने ले ली उस ब्रेड के अंदर बेस, ठीक है। तो फिर क्या किया, बेस को आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करवाया, ठीक है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। जब ऐड करवाना शुरू हुआ तो इसके अंदर मौजूद था एनालाइट, ठीक है। अब एनालाइट के साथ जब टाइट्रेंट जाके मिक्स होगा, यानी एसिड के साथ जाके जब बेस रिएक्शन करेगी, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है? तो इसके अंदर आप लोगों के पास ये एक सोल्यूशन सिर्फ एसिड ही नहीं होता, एसिड के साथ इसके अंदर हम लोगों ने कोई इंडिकेटर भी डाला होता है, जिस तरह फिनोफ्थलीन। तो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडिकेटर जब डालेंगे तो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या कहा, जब क्या हो जाएगा, कलर चेंज शुरू हो जाएगा, कलर चेंज होना, तो आप लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि प्रोडक्ट बनना शुरू हो चुका है। जब कंप्लीटली कलर चेंज हो चुका है, जब कंप्लीटली कलर चेंज हो चुका है, तो आप लोग समझ जाओगे कि सारा का सारा जितना भी एसिड था वो सब का सब अब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और उतनी कंसंट्रेशन ही बनी है जितनी एसिड की थी। समझ आ गई? यहाँ से कंसंट्रेशन ही पता चल जाएगी, और आप लोगों को क्या पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट भी बन चुका है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट होगा, आप लोग उस टाइम पे पीएच चेक करोगे, तो वो पीएच होगा 7, ठीक है, वो पीएच होगा 7, और वही आप लोगों का क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है और सारा एसिड बेस के अंदर, सारा एसिड जो था या बेस थी, दोनों के मिलने से प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, और ये वो पॉइंट होता है जिसके बाद प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है। उस टाइम तक प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कलर चेंजिंग से पता चल जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बोलते हैं कि बेस और ज़्यादा ऐड करवाते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग बेस की तादाद ज़्यादा कर लें, क्योंकि एसिड तो फिक्स है, अब बेस की तादाद ज़्यादा करने से क्या इक्विवेलेंस पॉइंट पे फर्क पड़ेगा? तो आंसर है नहीं पड़ेगा। पीएच जरूर चेंज होगा। पीएच क्या हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है बेस का पीएच क्या होता है, 13-14 स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो 13-14 पीएच तक जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का पीएच लेवल चेंज होगा लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट चेंज नहीं होगा। तो फिर आप लोगों को ये बोलोगे कि पीएच क्यों चेंज हो रहा है और पीएच का इक्विवेलेंस पॉइंट क्यों नहीं चेंज हो रहा? तो मैंने क्या कहा था कि इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जिसके बाद प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता।
पीएच तो डिपेंड करता है सोल्यूशन के लेवल के ऊपर, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर जितना बेस की तादाद होगी उतना ज्यादा बेसिक सोल्यूशन बनेगा, जितना कम बेस होगा उतना उसका एसिड सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि एसिड की तादाद ज्यादा है। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट तो दोनों के बराबर होने पे होती है, तो ये जब दोनों बराबर होंगे तो उस टाइम पे जो पॉइंट होगा वो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, और उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सारा का सारा एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब एसिड वहां पे नहीं बचा हुआ, बेशक बेस को ऐड करवाते जो जितनी ज्यादा मर्जी है बेस ऐड करवाओ, तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन पीएच सोल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा बेस के ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। बेस ज्यादा होकर 13-14 तक जा सकती है, ठीक है, उसका पीएच लेवल जा सकता है। तो ये इसका होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ में ले लेते हैं एक एक्स एक्सिस जो कि आप लोगों के पास होती है हॉरिजॉन्टल, और एक वाई एक्सिस जो आपके पास वर्टिकल। तो याद रखना, जिस चीज मालूम करनी होती है वो कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गई, तो वो कंसंट्रेशन आप लोगों के पास होगी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर या डीएम क्यूब के अंदर, यानी वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे आप लोग ले लेते हो पीएच को। पीएच आप लोगों को पता है पीएच क्या है, 0 से स्टार्ट होकर कितने तक जाता है, 14 तक। तो हम लोग इक्वल मेजरमेंट्स कर लेते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। ये आप लोगों ने इक्वल मेजरमेंट्स कर ली वर्टिकल लाइन पे, यानी वाई एक्सिस। अब शुरू में आप लोग याद रखना, इसके अंदर आप लोग कंसंट्रेशन मालूम करना शुरू हो जाते हो, उसके हिसाब से आप लोग ग्राफ बनाते हो। तो पहले क्या मौजूद था, एसिड। तो एसिड का पीएच लेवल कितना होता है HCl का, वो होता है 1 से 2 के दरमियान। आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि वो पीएच लेवल 7 से बहुत कम होता है, तभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मतलब उसका पीएच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब बेस ऐड करवा रहे हैं तो पीएच लेवल 1-2 से क्या हो रहा है, न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, जब पॉइंट जितनी आप लोग बोलते हो जितनी कंसंट्रेशन उसकी थी, हम बोलते हैं 25 ml उसकी कंसंट्रेशन थी एसिड की, तो पता चल जाएगा कि उस टाइम पे बिल्कुल एक शार्प ग्राफ बनेगा। बिल्कुल ये समझ लो कि बिल्कुल वर्टिकल ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा ग्राफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से सडन चेंज इन पीएच आएगा। सडन चेंज इन पीएच जब आता है तो एकदम वर्टिकली लाइन, शार्प लाइन ऊपर की तरफ जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि बिल्कुल इस पॉइंट पे इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाला है और इतनी ही कंसंट्रेशन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम बोलते हैं यहाँ से डायरेक्टली इस तरह ग्राफ एक ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा इस तरह ऊपर जाएगा। फिर अब जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर। अब एसिड चल रहा है, अब बेस की तादाद ज्यादा होने की वजह से ये सॉल्यूशन का कर्व बेसिक सॉल्यूशन तक जाएगा, ठीक है। अब आसानी से देखें कि न्यूट्रल पॉइंट कितना है, 7। आप लोगों को पता है इस पॉइंट पे दोनों क्या है, न्यूट्रल है। इस साइड पे एसिडिक कंडीशन है, इस साइड पे आप लोगों के पास बेसिक या अल्कलाइन है, ठीक है। ठीक है, अल्कलाइन बोल दो या आप लोग बोलो बेसिक है, ठीक है, जो भी आप लोग बोलना चाहते हैं, ठीक है। एक साइड पे एसिडिक आ गई, एक तरफ बेसिक या अल्कलाइन आ गई, दरमियान में 7 इनका न्यूट्रल पॉइंट आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि इक्विवेलेंस पॉइंट जहाँ पे बनेगा उससे आप लोग एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रा करो। जब वर्टिकल लाइन बिल्कुल सीधी नीचे ड्रा करोगे, जिस पॉइंट पे मिल रहा होगा, ठीक है, उस पॉइंट की मतलब हमें पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे आप लोगों के पास कंसंट्रेशन एसिड की है, ठीक है। तो हमने अननोन कंसंट्रेशन कैसे फाइंड की है, ग्राफ से। कैसे पता चला, जहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, ठीक है, हमें पता है इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ आ रहा है, 7 पे ना। तो 7 जहां पे एक लाइन खींचो 7 से आगे और एक ग्राफ को देखो जहां पे दोनों मिल रही हैं, वो पॉइंट आप लोगों के पास होगा इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से आप लोग नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो जहां पे मिल रही होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन की आप लोगों ने लिखा हुआ है ना, तो यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतनी कंसंट्रेशन आप लोगों के पास मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों के पास आ गया इक्विवेलेंस पॉइंट। आप लोग बोलोगे इक्विवेलेंस पॉइंट तक भी ग्राफ ठीक था, हाँ ठीक था। ये ऊपर वाला ग्राफ फिर क्यों बना है, ये ऊपर वाला कर्व क्यों बना है, ये इसलिए बनाया गया है कि एसिड के बाद हम लोगों ने बेस और ज्यादा ऐड करवाई। जब मैं समझा रहा था कि इक्विवेलेंस पॉइंट अगर 7 ही होगा तो और ज्यादा बेस ऐड करवाओगे तो क्या होने वाला है, जब और ज्यादा बेस ऐड करवाओगे तो 7 न्यूट्रल के बाद वो सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन बनता जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन बनता जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन बन रहा है। क्यों, क्योंकि अब बेस हमने ज्यादा कर दिया, खुद ज्यादा किया, ठीक है। तो तब ये आप लोगों के पास ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। यही होता है आप लोगों के पास एक कर्व, ठीक है। ये होता है टाइट्रेशन कर्व। इससे आप लोगों को मुख्तलिफ चीजों का पता चलता है। जैसे कि शुरू में पीएच कितना था, जैसे आप लोग पीएच इनिशियल बोलते हो, इनिशियल मतलब शुरुआत में कितना था, 1 से 2 के दरमियान था, ठीक है। ये होता है फाइनल पीएच, ठीक है, ये होता है फाइनल पीएच।
ठीक है। फाइनल पीएच तकरीबन होता है 13 से 14 का। क्यों? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग ऐड करवाई हुई है, तो यहाँ तक जाएगा। समझ आ गई है? तो यहाँ से आप लोगों को फाइनल और इनिशियल पीएच का भी पता चल गया, इक्वलेंस पॉइंट का भी पता चल गया, और पता चला कि ऊपर कर्व क्यों गया है। ऊपर कर्व इसलिए गया क्योंकि हम लोगों ने बेस ज्यादा ऐड करवाई है। ठीक है, जब ज्यादा ऐड करवाओगे तो कर्व ऊपर बेसिक की तरफ जाएगा। ठीक है, यही होता है आप लोगों के पास केस नंबर 1। अब यहाँ से इसी का ही केस एक दूसरा देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 पे नहीं जा रहे, इसकी कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इस तरीके से आप लोगों के पास सिचुएशन दी जाए कि आप लोगों को क्या करना हो, एक टाइट्रेशन कर्व मालूम करना हो। ठीक है, टाइट्रेशन कर्व मालूम करना हो, लेकिन आप लोगों ने अब चीजें चेंज कर दी हैं। चीजें क्या है कि आप लोगों के पास बेस अननोन हो, बेस अननोन हो, बेस का पता नहीं है, लेकिन हमें एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, नॉन कंसंट्रेशन पता हो जाए। ठीक है, नॉन कंसंट्रेशन हो। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि अगर बेस की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता और एसिड की कंसंट्रेशन हमें पता है, तो अब क्या करना है। यहाँ पे हमें एसिड की नहीं पता थी, बेस की पता थी, तो हम लोगों ने मालूम इस तरीके से किया, तो कर्व ऐसे बना। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, तो इसका कर्व क्या हो जाएगा, सेम सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक है, इस कर्व के सिमेट्रिकल कर्व बनेगा बिल्कुल इसका, क्योंकि जगह चेंज होगी, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, कर्व वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 10, 8, 6, 4, 2 और ये 0। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने मेजरमेंट कर ली। इस साइड पे आप लोगों की आ गई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब ये आ गया आप लोगों के पास पीएच। अब इसका कर्व कैसे बनाओगे, शुरुआत में अब चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब शुरुआत में क्या होगा कि आप लोगों के पास टाइट्रेंट और एनालाइट चेंज हो गए। अब टाइट्रेंट कौन सा है, यहाँ पे तो बेस थी, वहां पे तो बेस नहीं है, वहां पे टाइट्रेंट हो जाएगा एसिड, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन अब एसिड की पता है। तो टाइट्रेंट चेंज हो जाएगा और एनालाइट चेंज हो जाएंगे। जब एनालाइट चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन शुरुआत में कितनी थी, 14, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है आप लोगों के पास कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता एसिड ऐड करवाओगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा, और जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो इनका सेम ही रहेगा, क्योंकि जिसको मर्जी एसिड को बेस के अंदर ऐड करवाओ या बेस को एसिड के अंदर, इक्वलेंस पॉइंट सेम ही रहता है। ठीक है, इक्वलेंस पॉइंट इनका यही होगा, और इसका इक्वलेंस पॉइंट है 7। ठीक है, इक्वलेंस पॉइंट क्या रहेगा, 7। अब ये ऊपर था बेसिक कंडीशन, क्योंकि शुरू में ये बेसिक थी। अब आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ आ गई, एसिड की तरफ, क्योंकि हमने एसिड ज्यादा ऐड करवा दिया। अब ये जगह पोजीशंस चेंज हो गई। अब अंदर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मौजूद है एसिड, यहाँ पे अब इस कंडीशन में मौजूद होगा बेस, और ब्लड के अंदर मौजूद होगा एसिड, क्योंकि अब एसिड की कंसंट्रेशन में पता चल गई है। अब जब इनको चेंज किया तो अब आप लोग डालना शुरू कर दो। जब आप लोग डालना शुरू करोगे इसके अंदर से एसिड इसके अंदर, तो फिर भी वही काम होगा, कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। कलर चेंज से आप लोगों को इक्वलेंस पॉइंट भी मिल जाएगा और ग्राफ भी आप लोग इजीली बना सकोगे। तो इस तरीके से याद रख लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर ऐड हो या स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर ऐड हो, तो दोनों के टाइट्रेशन कर्व सेम बनेंगे, लेकिन चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। एनालाइट टाइट्रेंट बन जाएगा, टाइट्रेंट एनालाइट बन जाएगा, पीएच लेवल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज हो जाएंगे। अब ये पीएच इनिशियल पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि शुरू में बेस थी, बेस के इनिशियल पॉइंट ये ज्यादा है, और ये वाला आप लोगों के पास पीएच का फाइनल पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, यही आप लोगों के पास इस तरीके से कर्व बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सिमेट्रिकल कर्व होता है। तो याद रखना स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सिमेट्रिकल कर्व बनता है, बाकी किसी केस में सिमेट्रिकल कर्व नहीं बनता। ठीक है, मैं वो आगे केसेस की तरफ जाता हूँ। ठीक है, ये रेज कर लो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। ठीक है, ये केस नंबर 2 है। इसमें भी आप लोगों ने एनालाइट मालूम करना है कि टाइट्रेंट क्या होगा, एनालाइट क्या होगा, फिर इससे ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है मैंने क्या कहा था कि इसमें सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो जो शुरू में बात कर रहे हैं जितने भी एसिड हैं उनको हम लोग एसिड को ही एनालाइट लेके समझेंगे, क्योंकि एनालाइट वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है। मतलब हम लोग सिर्फ एसिड की कंसंट्रेशन लेके मालूम करेंगे। अगर बेस की कंसंट्रेशन मालूम हो करनी हो तो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बाकी पॉइंट्स वही रहने वाले, तो चीज़ों को थोड़ा चेंज कर लेना है, वो आप लोग सीख चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। पहला टाइट्रेंट क्या होगा, एनालाइट क्या होगा, प्रोसेस कैसे होगा, फिर आप लोगों के पास कर्व कैसे बनेगा।
ठीक है, ये 4 चीजें आप लोगों ने हर एक प्रोसेस में लिखनी है, ठीक है, जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्राइटेंट पता होना चाहिए, जिसकी आप लोगों को मालूम है, यानी बेस। यानी बेस का आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कौन सी बेस इस्तेमाल करनी है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो हम लोग यहाँ पे वीक बेस का लिखा हुआ है, तो वीक बेस इस्तेमाल करनी है। हम लोग एक वीक बेस उठा लेंगे NH3, ठीक है, ये एक वीक बेस है, ठीक है। और याद रखना है इसका पीएच आप लोगों के पास जो होता है वो तकरीबन जाता है 9 से 10 तक, ठीक है, 10 तक इसका पीएच लेवल होता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास टाइट्रेंट यानी कि आप लोगों के पास ये मौजूद होगी बुरेट के अंदर, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने एनालाइट यानी जिसकी मालूम की जाती है कंसंट्रेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन आप लोगों को नोन है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन अननोन है, इसकी कंसंट्रेशन का हमें पता नहीं है। और ये आप लोगों के पास होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जैसे कि HCl, ठीक है। मुख्तलिफ एसिड का इस्तेमाल कर रहे हो, हम लोग HCl को लेके चल रहे हैं, आप लोग कोई भी एसिड उठा लो, ठीक है। तो HCl आप लोगों ने उठा लिया। अब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस में आप लोगों ने बताना है कि इसको करवाना कैसे। करवाने का तरीका कार ये है कि आप लोगों ने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेनी है, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क ली। अब इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अभी आप लोगों ने सीखा कि कॉनिकल फ्लास्क के अंदर वो लिया जाता है जिसकी मालूम की जाती है कंसंट्रेशन। तो ये एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, वो इसके अंदर डाल दिया। अब इसके ऊपर आप लोगों ने ले ली बेस, वो एनालाइट, ठीक है। अब एनालाइट अंदर मौजूद है, अब ऊपर टाइट्रेंट क्या होगा जो कि आप लोगों के पास बुरेट के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। इस बुरेट से आहिस्ता आहिस्ता बेस को यानी टाइट्रेंट को ऐड करवाना है, ठीक है। तो इसका कलर चेंज होगा। फिर हमने कहा कि जो एसिड सोल्यूशन होता है वो सिर्फ एसिड ही नहीं होता, उसके साथ हम लोग इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है, इंडिकेटर वो होता है कि जिसको मिलने से कोई चीज़ रिएक्शन करने से कलर में चेंजिंग आ रही हो। तो पीएच चेंज होता जाएगा, कलर में चेंज आता जाएगा, तो वो उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और कब तक होगा, ठीक है। तो मतलब कि पहला प्रोसेस आप लोगों ने क्या करना है, एडिंग बेस इनटू द एसिड। तो बेस को एसिड के अंदर ऐड करवाना है और उसके रिएक्शन को देखते रहना है, ऑब्जर्व करना है कि कलर कैसे चेंज हो रहा है। जब कंप्लीटली कलर चेंज हो गया तो मतलब उसका पीएच पॉइंट क्या हो गया, वो पीएच पॉइंट क्या होगा वो ऑब्जर्व करना है। वो किस तरह आप लोग इंडिकेटर से पता चलाओगे कि अब इसका पीएच क्या है। वही पॉइंट आप लोगों का कौन सा पॉइंट होगा, इक्वलेंस पॉइंट होगा, ठीक है। वो इक्वलेंस पॉइंट अब कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है 5.5 का, यानी कि एसिडिक वाली साइड है। अब एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि ये एसिडिक वाली साइड क्यों गया। अब मैंने क्या कहा कि अगर हम लोग रिएक्शन में इस तरह बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, तो मैंने शुरू में करवाया था कि जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है विनिंग पॉइंट उसकी तरफ ही जाता है, बेशक वो जख्मी ज़रूर हुआ हो। तो मैंने क्या कहा, अगर हम लोग ऐसे फाइटर्स की फाइट करवाते हैं, एक आप लोगों के पास जीतने, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो जब उन दोनों को फाइट करवाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि वीक वाला बिल्कुल ही मार खाता रहे, वो भी आगे से मुकाबला जरूर करेगा, लेकिन जीत फिर भी किसकी होनी है, स्ट्रॉन्ग वाले की, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। तो वो जख्मी जरूर होगा लेकिन जीतेगा भी तो सही। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब रिएक्शन करवाओगे तो वीक वाला उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, उससे जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन जीत नहीं सकेगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि जो इक्वलेंस पॉइंट है वो एसिड वाली साइड बनेगा, क्योंकि एसिड वहां पे जीत जाता है, क्योंकि जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर एसिडिक कंडीशन ज्यादा होंगी, यानी जो साल्ट बनेंगे वो एसिडिक साल्ट होंगे, इस वजह से उसका पीएच पॉइंट होगा 5.5, ठीक है, समझा गया। अब उसका कर्व की तरफ आते हैं कि इक्वलेंस पॉइंट तो पता चल गया 5.5 होगा, याद कर लेना। अब इसका कर्व कैसे बनाना है, ठीक है। इस कर्व को देखें, यहाँ से कर्व आप लोग लोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो मैंने पहले कहा कि एक साइड पे वॉल्यूम लेते हो, जिस साइड पे एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस पे आप लोग पीएच ले लेते हो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच लेवल होता है यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान, तो मतलब ये पीएच इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कर्व होना बिल्कुल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो पॉइंट जहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, वहां से बिल्कुल एक शार्प ऊपर की तरफ पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे सडन चेंज आती है, ठीक है। जब सडन चेंज आती है तो आप लोगों के पास एकदम एक कर्व सा बनता है, और ये जो कर्व होता है बिल्कुल शार्प और एक 90 डिग्री पे, मतलब बिल्कुल वर्टिकल कर्व बनता है। ये हमें बताता है कि एक आप लोगों के पास सडन चेंज आई है, और यहाँ से आप लोग एक नीचे की तरफ ड्रा करते हो लाइन, जिससे आप लोगों को वॉल्यूम का भी यानी कंसंट्रेशन भी उसकी पता चल जाती है। अब इसका कर्व कब हमने कहा इक्वलेंस पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, 5.5 पे, तो 5.5 ये है, तो 5.5 से आप लोग एक लाइन लगाओगे बिल्कुल सीधी,
जो आप लोगों के पास जहाँ टच कर रही होगी वही पॉइंट आप लोगों के पास होगा इक्वलेंस पॉइंट, ठीक है, इक्वलेंस पॉइंट, ठीक है। अब आप लोग ये देखोगे कि इसका फाइनल पॉइंट क्या है, ये इसका पीएच का फाइनल पॉइंट है। अब ये फाइनल पॉइंट तकरीबन 10 तक जा रहा है। ये 10 तक क्यों गया है, ये 5.5 से बढ़ के 10 तक क्यों गया है, क्योंकि अब हमने क्या किया, जब वो न्यूट्रल हो रहे थे 5.5 के ऊपर इक्वलेंस पॉइंट आ गया, प्रोडक्ट बनना बंद हो गई, लेकिन हम लोगों ने एसिड तो कन्वर्ट हो गया सारा प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन हम लोगों ने बेस को ऐड करवाना बंद नहीं किया। जब बेस को और ज्यादा ऐड करवाएंगे तो वो सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। ऊपर वाली साइड अल्कलाइन होती है, न्यूट्रल से नीचे वाली साइड बेसिक होती है। यानी कि अगर हम लोग ये यहाँ से 7 लाइन पे ये न्यूट्रल ड्रा करें तो ये आप लोगों के पास 7 होता है, ये न्यूट्रल लाइन होती है, ठीक है, जो मैंने ब्लैक वाली लगाई है। इससे नीचे वाला एसिड है, इससे ऊपर वाला बेसिक है। तो ये कर्व बेसिक की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बेस को ज्यादा ऐड करवा दिया है, ठीक है। 5.5 तक सारा एसिड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया था 5.5 तक, लेकिन हम लोगों ने अब क्या किया, एसिड कंडीशन को चेंज करने के लिए और ज्यादा बेस ऐड करवाई। जब और ज्यादा बेस ऐड करवाई तो वो आप पे पीएच सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन की तरफ चला गया। जब बेसिक सोल्यूशन की तरफ गया तो वो मैक्सिमम कब तक जा सकेगा, 10 तक जाएगा। अब आप लोग बोलोगे तो पिछला तो हम लोगों ने कर्व पढ़ा वो 13-14 तक गया, यहाँ पे 10 तक क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे बेस वीक इस्तेमाल किया, उसने स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल की थी, इसलिए उसका जो पॉइंट था वो ज्यादा तक गया है, ठीक है। तो अगर वीक बेस इस्तेमाल करोगे तो वो कम तक जाएगा, तो वो कम कितना था, पीएच 9 या 10 तक जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा कर्व, और ये इसका इक्वलेंस पॉइंट, ये फाइनल पीएच पॉइंट और ये इनिशियल पीएच पॉइंट। यही था आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को ऐड करवाने का नतीजा, ठीक है। तो आप लोगों के पास रिएक्शन किस तरह होगा, रिएक्शन में आप लोगों के पास NH4 पॉजिटिव बनेगा। NH4 पॉजिटिव क्या होती है, एक एसिड सॉल्ट होता है, लेकिन उसको एसिडिक सॉल्ट बोला जाता है क्योंकि उसके पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि जिसके पास H पॉजिटिव होता है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड यानी एसिडिक सॉल्यूशन बताता है। तो H पॉजिटिव किसके पास, NH4 पॉजिटिव बन रहा है, तो NH4 पॉजिटिव मतलब एसिडिक है, ठीक है। अब इसके पास थर्ड केस की तरफ आते हैं, केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 हमें बोलता है कि आप लोगों ने क्या करवाना है, वीक एसिड को वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, बेस स्ट्रॉन्ग हो गई है और एसिड क्या हो गया, वीक। तो पीएच पॉइंट, इक्वलेंस पॉइंट किसकी साइड बनेगा, वीक वाली साइड या बेसिक वाली स्ट्रॉन्ग वाली की साइड। तो यानी आप लोगों को पता, पहले शुरू से पता चल गया कि हमेशा इक्वलेंस पॉइंट उस साइड बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग होने वाली है, जो जीतेगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो इक्वलेंस पॉइंट भी बेस की तरफ ही बनेगा। तो बस कुछ चीजें यहाँ पे देखनी है, वो है टाइट्रेंट। दूसरा आप लोगों ने बताना है एनालाइट। फिर आते हैं इसके प्रोसेस की तरफ, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि टाइट्रेंट वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन आप लोगों को पता होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बेस लेनी है जिसकी कंसंट्रेशन आप लोगों को पता है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले ली NaOH, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एनालाइट आप लोगों के पास होगा एक एसिड होगा जो कि वीक एसिड होगा, जिस तरह CH3C♯OH एसिटिक एसिड इसको बोला जाता है। ये एक वीक एसिड है और इसको आप लोगों ने ले लेना है बुलेट के अंदर, और इसको आप लोगों ने ले लेना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। प्रोसेस में क्या होगा, दोबारा सेम प्रोसेस है, ऐड बेस इनटू एसिड। तो एसिड के अंदर आप लोग क्या करोगे, बेस को ऐड करवाओगे इसी तरीके से जिस तरह पहले भी सीखते आए हो। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप लोगों ने ऐड करवाना है बेस को, ठीक है। जब बेस को ऐड करवाओगे तो आप लोगों के पास दोबारा कलरिंग इंडिकेटर की वजह से चेंज होगा, आप लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, ठीक है। जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया तो आप लोगों के पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ जिसके बाद प्रोडक्ट कंप्लीटली बन चुका होगा, और उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा, वही होगा इक्वलेंस पॉइंट, यानी जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ बेस दोनों बराबर हो चुकी होंगी, तो वो होगा इक्वलेंस पॉइंट। तो इसका इक्वलेंस पॉइंट किसकी साइड बनेगा, बेस की साइड, ठीक है। यानी कि 7 से ज्यादा बनेगा। 7 से ज्यादा हमेशा तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग बेस होगी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो एसिड की साइड बनेगा। तो इसका पीएच यानी इक्वलेंस पॉइंट कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। ये एसिड वाली साइड नहीं बनेगा, ना ही न्यूट्रल रहेगा, बल्कि बेस वाली साइड बनेगा। तो इसका पीएच याद कर लें कि इक्वलेंस पॉइंट होगा 9, क्योंकि 9 वाली साइड बनने वाला है, ठीक है। तो अब आप लोग बोलोगे इसका कर्व कैसे बनेगा, कर्व भी बना के बताते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप लोगों ने एक साइड पे y एक्सिस पे ले लिया पीएच, और यहाँ पे ले लिया x एक्सिस पे कंसंट्रेशन।
यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है और डीएम क्यूब में भी हो सकता है। तो ये 0, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, तो ये आप लोगों ने ले लिया पीएच लेवल। तो अब आप लोग सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वीक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन यानी उसका पीएच लेवल कितना है। उसका पीएच लेवल है 3 और 4 के दरमियान, क्योंकि अब पहला एसिड था वो HCl था, वो 1, 2 के दरमियान था, उसका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से एक कर्व बनाओगे और स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जाएगा pH 14 तक। क्यों pH 14 तक गया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल किया। इसमें pH 10 तक क्यों गया? क्योंकि वीक बेस इस्तेमाल की थी, ठीक है। अब कौन सी जगह पे pH का इक्वलेंस पॉइंट आ रहा है? 9 पे, तो ये आ गया 9 से बिल्कुल एक सीधी लाइन लगाओ। जहां पे आप लोगों को पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट आप लोगों के पास होगा इक्वलेंस पॉइंट, ठीक है। इक्वलेंस पॉइंट की समझ आ गई। और यहाँ से एक नीचे लाइन लगाओ, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो चुकी है। ये वो कंसंट्रेशन होती है जहाँ जिसको बोला जाता है कि यहाँ पे वॉल्यूम बराबर हो चुका है किस किस का? एसिड और बेस का। तो यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है। तो ये इसका आ जाएगा पीएच का फाइनल पॉइंट, ठीक है, जो कि तकरीबन कितने तक जाएगा? 13 या 14 तक जाएगा। और ये इसका होता है पीएच का इनिशियल पॉइंट। तो समझ आ गई आप लोगों को? आप ग्राफ ड्रा करना आता होगा, क्योंकि देखो इन सब में एक स्टीपर ग्राफ, एक शार्प ग्राफ बन रहा है बिल्कुल सीधा, क्योंकि यहाँ पे सडन चेंज आ रही है, सडन चेंज इन पीएच। अगर सडन चेंज इन पीएच आए तो बिल्कुल एक शार्प सा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो अब केस नंबर 4 है, थोड़ा सा डिफरेंट है केस नंबर 4 इनसे, ठीक है। केस नंबर 4, इसमें क्या होता है कि आप लोग वीक एसिड को रिएक्ट करवाते हो वीक बेस के साथ। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि पीएच लेवल किधर बनेगा, इक्वलेंस पॉइंट किधर बनेगा। हम लोग एक ऐसे टीम यानी ऐसे फाइटर्स उठा लेते हैं जो कि बिल्कुल थक चुके हैं, ठीक है। दोनों का बराबर एक इंतहा, ये समझ लो कि एक जैसे कमजोर फाइटर्स हैं। अब वो कमजोर फाइटर्स को जब आपस में फाइट करवाओगे तो कौन जीतेगा? कोई भी नहीं जीतेगा। फिर उनका पॉइंट न्यूट्रल आना है, क्योंकि दोनों की एनर्जीज बराबर हैं और वो वीक हैं, ठीक है। दोनों कमजोर हैं, बराबरी पर कमजोर हैं, तो एक भी नहीं जीत सकता। लेकिन जब एक भी नहीं जीत सकता तो इनका पीएच इक्वलेंस पॉइंट फिर क्या हो जाएगा? 7, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि मैच ड्रा होगा, ड्रा न्यूट्रल पे होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पीएच इक्वलेंस पॉइंट का समझ आ गई कि 7 होगा। तो यहाँ पे टाइट्रेंट क्या चीज इस्तेमाल होगी और उसके बाद एनालाइट क्या चीज इस्तेमाल होनी है, वो चीजें देखनी है। फिर उसके बाद प्रोसेस की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ट्राइट्रेंट आप लोगों के पास यहाँ पे आ गया बेस, जो कि वीक बेस होगी। मैं उठा लेता हूँ NH3, ठीक है। एनालाइट आप लोगों के पास होगा एसिड, जो कि आप लोगों का वीक एसिड होगा, C3COOH, ठीक है। ये आप लोगों के पास हो गया प्रोसेस। प्रोसेस में क्या करवाना है? दोबारा ऐड बेस इनटू एसिड। तो एसिड के अंदर बेस को ऐड करवा देना है, ठीक है। एसिड के अंदर बेस को ऐड करवा देना है। उसी तरीके से आप लोगों ने लिया कोनिकल फ्लास्क, इसके ऊपर लगाई ब्रेड, ठीक है। ब्रेड से आप लोगों ने डालना शुरू किया। यहाँ पे ब्रेड के अंदर मौजूद थी बेस, जो कि वीक बेस है, वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आना शुरू होगी। और यहाँ पे सोल्यूशन पड़ा था एसिड और इंडिकेटर का, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को आहिस्ता से कलर चेंज होगा, पता चल जाएगा कि न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं। तो इक्वलेंस पॉइंट यहाँ पे आप लोग निकाल लोगे कि जिसके ऊपर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। तो इक्वलेंस पॉइंट आ जाएगा, वो आप लोगों के पास आ जाएगा pH 7 के ऊपर इक्वलेंस पॉइंट आ जाएगा। तो आप लोग बोलोगे इसका क्या करना है? कर्व ड्रा करना है। अब इसका कर्व थोड़ा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? एक स्लोपी कर्व क्यों बन रहा है, एक स्लोप स्लाइड की तरह कर्व क्यों बन रहा है? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप लोगों के पास ऐसी कंडीशन है कि जहां पे सडन चेंज इन पीएच नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों वीक हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फाइट करने पे लगे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब फाइट कर रहे हैं तो उनका स्लोपी कर्व आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रांग एसिड होती है ना, स्ट्रांग एसिड और कोई एक चीज स्ट्रांग होती है, वो दूसरे को जल्दी हराने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। जब जल्दी हराने की कोशिश करता है तो मैच जल्दी खत्म हो रहा होता है। वो एक दूसरे को मार के मतलब जल्दी रिएक्शन करते हैं, तो वो एक कंप्लीटली डोमिनेंट आ रहा होता है उसके ऊपर। तो वो एक जब डोमिनेंट आता है तो वो जल्दी एक शार्प बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन पड़ती है कि यहाँ पे सडन चेंज आया है, कि उसने एकदम दूसरे को हरा दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, वो इतने वीक हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपस में फाइट करने में लगे हैं, कि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि एक स्लोपी कर्व बन रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सडन चेंज इन पीएच नहीं आता। जब सडन चेंज इन पीएच आता तो एक स्लोप बनती है कर्व के अंदर, ठीक है। तो आप उसके ऊपर पहले इसके ऊपर मेजरमेंट कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। मेजरमेंट कर ली। इस साइड पे आप लोगों ने ले ली कंसंट्रेशन यानी वॉल्यूम, ठीक है। तो अब दोनों वीक हैं,
तो दोनों वीक का कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों के पास पीएच लेवल किस तरह से जा रखता है बेस का 10 तक, क्योंकि वो वीक बेस है, ठीक है। एसिड का कितना गिर सकता है, वो गिर सकता है 3 या 4 तक, तो आप लोग वहाँ के दरमियान ही बनाओगे। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो ये इस तरीके से जाते जाते इस तरीके का कर्व बना। अब ये देखो सबका ग्राफ, इनका इसका ग्राफ ऐसे है, इनका ग्राफ बिल्कुल शार्प है, ठीक है। इस तरीके का कर्व देखो, इसका कर्व देखो, कर्व में कितना फर्क है। तो ये एक आप लोगों के पास यहाँ से आप लोगों ने बताना है 7 के ऊपर लाइन, तो ये जिस पॉइंट पे मिल रही है इसको, ये पॉइंट जो आप लोगों के पास होगा, ये पॉइंट आप लोगों के पास कहलाता है इक्वलेंस पॉइंट, ठीक है। ये इक्वलेंस पॉइंट कहला दिया। और ये जो ऊपर वाला है, ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास होगा पीएच फाइनल पॉइंट। ये आप लोगों को पता है क्यों हुआ है ना, पहले भी समझाता रहा हूँ कि ज्यादा बेस ऐड करवाने की वजह से जो सोल्यूशन था वो बेसिक सोल्यूशन की तरफ चला गया। शुरू में क्या था, बिल्कुल एसिडिक सोल्यूशन था, तो ये पीएच इनिशियल पॉइंट आ गया, ठीक है। ये समझ आ गई। अब भी आप लोग बोलोगे तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इक्वलेंस पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ पे इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नाम भी दिया जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा और इक्वलेंस पॉइंट होगा। और यहाँ से बिल्कुल ड्रॉ करो तो वहाँ पे कंसंट्रेशन का भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यही होता है इन दोनों में फर्क। तो याद रखना, वीक एसिड और वीक बेस का कर्व थोड़ा सा चेंज बनता है, एक स्लोप बनती है, ठीक है। बिल्कुल एक शार्प और बिल्कुल ये समझ लो कि वर्टिकल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता वो आप लोगों को समझ आ गई है कि क्योंकि उसमें सडन चेंज पीएच में नहीं आ रहा होता। यहाँ पे सडन चेंज इन पीएच बाकी तीनों केसेस में आता है, इसमें नहीं आता। और एक और चीज याद रखनी है, जो पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था उनका सिमेट्रिकल कर्व होता है। सिमेट्रिकल कर्व होता है कि बिल्कुल मिरर इमेज दिखा रही होती है जब मैंने केसेस समझाए, लेकिन इनके केसेस मुख्तलिफ हैं। इनके केसेस जब बनाओगे तो इनमें सिमेट्रिकल कर्व नहीं बनते, एसिमेट्रिकल कर्व बनते हैं। समझ आ गई इस चीज की। तो यहाँ तक ही था आप लोगों का टॉपिक। अब करते हैं एमसीक्यूज की तरफ और रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। वही देखेंगे जो आप लोगों के पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आप लोगों ने क्या करना है, असेसमेंट सॉल्व करनी है और बताना है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर ना हुई तो आप लोगों को मैं आईडी भी बताने वाला हूँ, उस आईडी पे बता दे रही है, पिक्चर लेके भेज दो, मैं वहाँ पे सॉल्व करके समझा दूंगा, ठीक है। तो अब जाते हैं एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। एमसीक्यूज देखते हैं। अब देख लेते हैं एमसीक्यूज और क्वेश्चंस। तो एमसीक्यूज आप लोग देखें कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को पास दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड दे के, यानी एसिड और बेस दे के रिएक्शन करवाएं और आप लोगों को आइडेंटिफाई करना हो कि इक्विवेलेंस पॉइंट किस तरफ बन सकता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट किस तरफ बनता है। तो मैंने पहले बताया जो कि स्ट्रॉन्ग चीज होगी, वो एसिड स्ट्रॉन्ग हो या बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो हमेशा उसकी तरफ बनेगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो तो न्यूट्रल पोजीशन पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई व्हेन NH3 solution treated with HCl, तो इक्विवेलेंस पॉइंट किधर होगा। बोला गया है कि NH3 को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, यानी ट्रीट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या चीज है, वीक बेस है ना, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब आप लोगों ने इन दोनों को बताना है, रिएक्शन करवाना है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट किसकी साइड बनेगा, स्ट्रॉन्ग की साइड बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी एसिडिक वाली साइड बनेगा। तो बताओ कौन सा आगे पीएच लेवल हो सकता है, या पीएच पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा हो सकता है, वो 7 होगा नहीं, क्योंकि 7 न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो एसिडिक नहीं होता, तो हमने एसिडिक वाली साइड देखनी है। लेस देन 7, ग्रेटर देन 7 नन तो हटा ही दो। ग्रेटर देन 7 यानी 7 से ज्यादा बेसिक सोल्यूशन होता है, एसिडिक नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन बनता है बीटा, क्योंकि लेस देन 7 ही बेसिक एसिडिक होता है और एसिडिक स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से एसिड जो होगा एसिडिक वाली साइड पे ही आप लोगों का इक्विवेलेंस पॉइंट बनेगा, जो कि 7 से कम है। सेकंड देख लेते हैं, अगर 25 ml सोल्यूशन है, सोल्यूशन कितना है 25 ml, और उसके अंदर 0.5 दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, एसिड और बेस की 0.1 है, तो बताओ कि इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सी पोजीशन पे होगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट अब कौन सी पोजीशन पे होगा, तो मैंने जब यहाँ पे समझा रहा था, ये वो पॉइंट होता है जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। तो कंसंट्रेशन इनकी कितनी है, वो है 20 ml, ठीक है। कितनी है 20 ml सोल्यूशन है, वॉल्यूम कितना है 20 ml, तो यहाँ 25 ml, तो 25 ml, तो आंसर क्या होगा इनमें से, वही जो 25 ml उन्होंने बताया है, वही पे आप लोगों का इक्विवेलेंस पॉइंट बनेगा, ठीक है। जिसके जितनी वॉल्यूम मौजूद है
जितना वॉल्यूम मौजूद है उतने ही वॉल्यूम के ऊपर आप लोगों का क्या बनेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट बनेगा। अगर यहाँ पे 10 ml होता तो 10 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट आता, 20 होता तो 20 ml पे आता, 50 होता तो 50 ml पे आता। यहाँ कितना है 25 ml, तो आंसर है चार्ली यानी सी 25 ml पे आएगा। लास्ट टाइम विच टाइट्रेशन विल हैव इक्विवेलेंस पॉइंट इनटू द एसिडिक रीजन, एसिडिक रीजन पे इनमें से किसका एसिडिक रीजन पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। ठीक है, हम लोग सब देखते हैं। पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये इस तरह रिएक्शन हो रहा है ना, दोनों के HCl भी स्ट्रॉन्ग है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो दोनों के स्ट्रॉन्ग के मिलने से pH लेवल कितना होगा 7, यानी ये कौन सी पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन है, ये ना ही एसिड वाली साइड है ना ही बेस वाली साइड। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे बेस क्या है, वीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड वाली साइड बन रहा है, तो एसिडिक रीजन का ही पूछा है, तो चार्ली ऑप्शन है। अगर यहाँ पे एसिडिक की जगह बोल देते अल्कलाइन सॉल्यूशन बताओ या बेसिक पोजीशन में या बेसिक लोकेशन वाली बताओ, तो फिर आप लोगों के पास ये आंसर होता, क्योंकि ये आंसर आप लोग देख लो, ये क्या है, वीक एसिड है, ये आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वाली साइड पे बनता, यानी कि अल्कलाइन वाली साइड पे आप लोगों का इक्विवेलेंस पॉइंट आना था। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाई इज द टाइट्रेशन कर्व फ्रॉम द वीक एसिड वर्सेस वीक बेस इज नॉट शार्प, कि बाकी जितने भी आप लोगों ने केसेस पढ़े हैं उन सब में शार्प केस बन रहा है। मैंने जब समझाया कि ऐसा केस बन रहा है कि उसमें ऐसे ग्राफ बन रहा है कि एक ये देखो, ये जो लाइन दरमियान में लगा रहा हूँ, ये राइट से ये वाला पॉइंट पूछा जा रहा है, ये कर्व, ये जो बीच में बना बिल्कुल शार्प है, बिल्कुल एक स्ट्रेट वर्टिकल बन रहा है। तो लेकिन आप लोगों के पास वीक में क्या केस हो रहा है कि वो शार्प नहीं बन रहा, एक स्लोप बन रही है। ये क्या रीजन है, इसकी यही रीजन है कि यहाँ पे सडन चेंज इन pH आता है, pH के अंदर एकदम से चेंज आता है कि वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता है। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा होता है, जब आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा होता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हो रही होती है, तो आप लोगों के पास एक स्लोप बनती है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप बनती है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे सडन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसका कर्व ऐसे बनेगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी उसी में होगा, इनमें नहीं होता। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, एक वर्टिकल शार्प कर्व बनता है क्योंकि उसमें सडन चेंज इन pH आता है। यही था आप लोगों के पास, और असेसमेंट में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन दिया गया वो मैंने पढ़ा, वो वही है कि सिर्फ जगह चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अगर बेस और एसिड की एनालाइट और टाइट्रेंट चेंज कर दो तो फिर कर्व कैसे बनेगा, वो मैंने स्टार्टिंग में बना के बताया था कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन pH की चेंज हो जाएगी बस, बाकी इक्विवेलेंस पॉइंट पे वहीं पर बनेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट वही रहना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप लोगों के पास नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 5 का आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को मैं आईडी बता देता हूँ, अगर कोई भी मसला है तो आप लोग इस आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आईडी का नाम है ठीक है, मैं आईडी आप लोगों के सामने लिख लेता हूँ, आप लोगों ने उस आईडी पे स्क्रीनशॉट लेके भेजना है या क्वेश्चन का असेसमेंट का नाम भेज दो। आप लोगों को जो चीज़ पूछनी है, कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, आप लोग इस आईडी के ऊपर पर्सनल पे मैसेज कर दो। बेशक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पर्सनल पे आप लोगों की मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आईडी का नाम है ये। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों के पास आईडी है, इस आईडी पे आप लोग पर्सनल में मैसेज करो। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन बताओ, आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द से जल्द पर रिस्पॉन्स मिलेगा। असेसमेंट भी सॉल्व होकर भेज सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई वो चीज़ भी समझा देंगे। अगर टॉपिक में से कोई जगह समझ नहीं आई, उस जगह का स्क्रीनशॉट लो, हमारी तरफ भेजो, वो जगह आप लोगों को दोबारा क्लियर करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।